अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज जाहिद गुलाम रसूल एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लिनिक। स्टूडेंट, आज हम एक बहुत ही आसान सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अच्छा, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन डिस्कस करने से पहले आपको डिफ्यूजन और एफ्यूजन का पता होना चाहिए। बड़ी ही आसान सी टर्मिनोलॉजीज हैं एंड आई होप सो कि आपको पता होगा। स्टूडेंट, डिफ्यूजन क्या होती है? हम इसको डिफरेंट तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं किसी भी चीज का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ट्रेवल करना, इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, या फिर इसको हम गैसेस की फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गैसेस का मूव करना, ये डिफ्यूजन कहलाता है। अच्छा, और इसमें मॉलिक्यूल्स की क्या होती है? स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होती है। ये हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अच्छा, अब जो इफ्यूजन होती है वो क्या होती है? सेम है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन थ्रू अ स्मॉल पोर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। सिर्फ फर्क इतना होगा कि इफ्यूजन में क्या होगा? इफ्यूज आउट, एस्केपिंग मूवमेंट, खारिज हो रही है कोई चीज। जैसे अगर किसी गाड़ी का टायर पंक्चर होता है तो देखें उस टायर में हवा ज्यादा है। नॉर्मल जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है ना 1 एटीएम, उससे ज्यादा है। अराउंड आप कह सकते हैं कि 2 से 3 एटीएम के करीब हवा मौजूद होती है। इतना प्रेशर होता है हवा का टायर के अंदर, गाड़ी के टायर के अंदर, चाहे वो एक मोटर बाइक का टायर है या वो कार का टायर, उसमें तकरीबन 2 से 3 एटीएम के करीब प्रेशर होता है। तो जब उसमें कोई भी चीज जो ना वो लग जाती है, टायर पंक्चर हो जाता है, तो एक छोटा सा होल हो जाता है जहां से एयर फ्यूज आउट होती है, एस्केप होती है। तो उस फिनोमिने को हम कहते हैं इफ्यूजन कहते हैं। तो उसी डिफ्यूजन और इफ्यूजन के फिनोमिने को समझने के लिए हम यहाँ पे ग्राम्स लॉ डिस्कस कर रहे हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर। मींस हम यहां पे रेट ऑफ डिफ्यूजन, गैस के डिफ्यूज करने की जो स्पीड है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं डेंसिटी के साथ। मतलब ये कि इनवर्स रिलेशन है, गैस अगर वजनी होगी तो उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, उसकी डिफ्यूज करने की स्पीड कम होगी। गैस अगर हल्की होगी तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है रेट ऑफ डिफ्यूजन का डेंसिटी ऑफ गैस के साथ। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि जब हम ये रिलेशनशिप लिख रहे हैं तो इस रिलेशनशिप में प्रेशर और टेम्परेचर, ये दोनों फैक्टर्स हम कांस्टेंट ले रहे हैं। ठीक है, जिन दोनों फैक्टर्स को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। और इस इक्वेशन को देखें हम इस तरह से फर्दर जो ना वो लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू के हमने ये प्रोपोर्शनल का साइन खत्म किया और उसकी जगह पे हमने कांस्टेंट लगाया और डिवाइडेड बाय अंडर रूट डी। और ये डी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा। अच्छा, यहीं से अब आगे हम इस डेरिवेशन को फर्दर जो ना एलैबोरेट करते हैं कि हमारे पास 2 गैसेज हैं। एक हम गैस 1 ले लेते हैं। गैस 1 जो हमारे पास होगी उसमें हमारे पास जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, इसको हम अब रिप्रेजेंट कर लेते हैं आर से। R1 इनटू D1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। और जो हमारे पास गैस 2 होगी स्टूडेंट, गैस 2 हमारे पास जो होगी वो इक्वेशन क्या होगी जी? R2 इंटू D2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखें जब हम कांस्टेंट को इक्वल्स करेंगे तो हमारे पास R1 इंटू D1 इज इक्वल टू R2 इंटू D2 हो जाएगा। हमारे पास इस इक्वेशन की जो फाइनल फॉर्म आएगी स्टूडेंट वो ये आएगी, R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू अंडर रूट D2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट D1। अच्छा, अब देखें हम कोई भी अगर हम ऐसा कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कोई इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो गैसेस की नॉर्मली डेंसिटीज तो हमें याद नहीं रहेंगे। तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम इस डेंसिटी को ना स्टूडेंट चेंज कर लेंगे मोलर मास के साथ, क्योंकि हमने जो डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस की डेरिवेशन पढ़ी थी उसमें देखा था डेंसिटी का मोलर मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो हम यहाँ पे डेंसिटी का जो फैक्टर है ना स्टूडेंट, इसको चेंज करने जा रहे हैं गैस के मोलर मास से। तो इक्वेशन हो जाएगी R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट M1। मींस हमने क्या किया, हमने डेंसिटी को कहा है कि जी ये मोलर मास ऑफ द गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैपिटल एम यहां पे मोलर मास ऑफ गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किसी भी गैस का मोलर मास याद रखना तो बहुत आसान काम है। तो इस जरिए से जो ना हम किसी भी गैस की जब हम मोलर मास को यहां पुट करेंगे तो हम गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो ना एक फाइनल रिलेशनशिप आ गया जिसे हम रेट ऑफ डिफ्यूजन और मोलर मास को रिलेट कर सकते हैं।
अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर गैस जो है ना वो हल्की होगी तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, गैस अगर वजनी होगी, हैवी होगी, तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। अब यहाँ पे मैं कुछ गैसेस लिख रहा हूं स्टूडेंट, तो आपने इनको अरेंज कर लेना गैसेस को। लाइक मैं लिख रहा हूं यहाँ पे मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन एंड अमोनिया। तो स्टूडेंट देखिए मैंने यहाँ पे डिफरेंट गैसेस लिखी हैं और आपने इन गैसेस को जो ना वो अरेंज करना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मींस इंक्रीजिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑर्डर आप इसमें अरेंज कर सकते हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी आप इसको कर सकते हैं। मतलब कौन सी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होगा और किस गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे कम होगा। इसमें आप एक और गैस भी ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी ऐड कर सकते हैं। तो आप इन 5 गैसेस को इनके मोलर मास के लिहाज से आप अरेंज करेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये आपके लिए एक्टिविटी है जो आप खुद परफॉर्म करेंगे। अच्छा, अब हम इसी ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की अगर हम डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, हम इसका डेमोन्स्ट्रेशन हम इसको जो ना प्रैक्टिकली अगर हम करना चाहें तो बड़ा ही आसान सा काम है, कुछ ज्यादा मुश्किल काम नहीं है स्टूडेंट। यहां पे ना अब हम 2 गैसेस लेंगे। एक गैस हमारे पास जो ना वो 1 होगी जो प्रैक्टिकली हमारे पास है जी अमोनिया गैस, और जो गैस 2 हम यहां पे यूज करने जा रहे हैं वो हमारे पास है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अब ये दोनों पोलर गैसेस हैं और दोनों के लिक्विड सॉल्यूशंस जो ना लेबोरेटरी में इजीली अवेलेबल होते हैं। अब देखें जी हमने करना क्या होगा स्टूडेंट, हमने करना ये होगा कि एक लॉन्ग रोड लेंगे ग्लास की, शीशे की बनी हुई जो ना हमने एक ट्यूब लेनी है, ठीक है जी, और आपने यहां से लेके यहां तक इसकी लेंथ को मेजर कर लिया और आपने कहा जी इसकी जो लेंथ है वो अराउंड 100 सेंटीमीटर लेंथ ले ली। अब आपने क्या किया, आपने इसके एक कोने पे सपोज करें जी अमोनिया गैस NH3, आपने कॉटन प्लग लिया, उसको अमोनिया गैस के सॉल्यूशन में डिप किया और एक कॉर्नर पे लगा दिया। अब दूसरे कॉर्नर पे देखें जी हमने क्या किया, हमने इसी तरह से कॉटन प्लग एक प्लग लिया, रुई ली, और उसको हमने HCl में डिप किया और यहां पे हमने लगा दिया। अब देखिए इस तरफ से क्या होगा, अमोनिया के वेपर्स निकलेंगे, फ्यूम्स निकलेंगे, और इस तरफ से स्टूडेंट HCl के फ्यूम्स जो ना वो ट्रेवल करेंगे और जिस पॉइंट पे आके ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे यहां पे स्टूडेंट व्हाइट फ्यूम्स बनेंगे। अब व्हाइट फ्यूम्स क्यों बनेंगे, व्हाइट फ्यूम्स इसलिए बनेंगे स्टूडेंट कि जब NH3 और HCl का रिएक्शन होगा तो इनके रिएक्शन से अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस होगा और अमोनियम क्लोराइड जो ना ये व्हाइट कलर के फ्यूम्स हमारे पास होते हैं। हम इनके डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेंगे और रफली देखें, हम कहते हैं फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास जो डिस्टेंस है लाइक यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है ये ट्रेवल किया अमोनिया ने, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया HCl ने। हम कहते हैं जी 59.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जो ना वो ट्रेवल किया है हमारे पास जो गैस मौजूद थी, सपोज करें अमोनिया, ठीक है जी, और इस गैस ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 39.5 सेंटीमीटर का। हम इसको और भी आसान कर सकते हैं, इसको हम 60 सेंटीमीटर कर लें, इसको 40। अब देखिए इससे प्रूफ क्या हो रहा है, प्रूफ ये हो रहा है कि जो हमारे पास अमोनिया है स्टूडेंट, मोलर मास ऑफ NH3 वो हमारे पास 17 ग्राम पर मोल है, ठीक है जी, और जो हमारे पास मोलर मास ऑफ HCl है ये हमारे पास 36.5 ग्राम पर मोल है। तो जिस गैस का मोलर मास देखें ज्यादा है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है, वो कम डिफ्यूज किया है, उसने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है। जिस गैस का मोलर मास कम है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है, उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो जब आप इस तरह की क्वेश्चन लिख रहे हो स्टूडेंट तो हमने यहां पे क्या करना है, सिंपल रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ, अब देखें 1 गैस हमने बोला था NH3 को, NH3 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ HCl डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NH3, ठीक है जी। मोलर मास हमें दोनों गैसेस के पता, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी यहां पे हमने फाइंड कर लिया है। तो इससे हम जो ना वो इसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन। और अगर हम सिर्फ आपको अमोनिया का रेट ऑफ डिफ्यूजन बताएं तो हम डिस्टेंस ट्रेवल बाय HCl हम फाइंड कर सकते हैं, और अगर आपको सिर्फ HCl का डिस्टेंस बताया जाएगा तो आप अमोनिया का डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड कर सकते हैं। या फर्ज करें हम कहते हैं जो गैस 1 है वो अननोन है और जो गैस 2 है वो HCl है, तो हम अननोन गैस का मोलर मास भी फाइंड कर सकते हैं
ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफियन की मदद से। तो स्टूडेंट इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। रेट ऑफ डिफियन जो है वो एक्चुअली वेलोसिटी के सेंस में भी आ सकता है, मीन स्पीड भी आ सकती है, वो कोई डिस्टेंस ट्रेवल भी आ सकता है, ये वॉल्यूम की सेंस में भी आ सकता है। गैसेस की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम कम या ज्यादा होना भी इसमें रेट की कैटेगरी में आएगा। अगर कोई गैस ट्रेवल कर रही है उसकी जो स्पीड है यानी कि डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रही है गैस, ये भी इसी सेंस में आएगा। तो इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे गैसेस के मोलर मास फाइंड करने के लिए, या उसका वॉल्यूम या उसकी स्पीड जिसे हम रेट करें उसको फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन को यूज करेंगे। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफियन का। उम्मीद करता हूं कि आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।